नेक्स्ट है बेटा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन का मतलब है ये आपका 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लागू किया था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है जो करेंसी अभी फ़िलहाल हमारी सोसाइटी में चल रही है ना, उसको वापस लेना और नई करेंसी स्टार्ट करना, दैट इज़ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो करेंसी मार्केट में है उसको वापस लेना और न्यू करेंसी जारी करनी। ठीक, इसके अलावा आपके टॉपिक में है फीचर्स, इसके डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स। तो मतलब इसके बारे में बताना है हमने। नंबर 1, डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। मतलब जो डीमोनेटाइजेशन है उसको हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की नज़र से देखते हैं। इसको अपने एक्सप्लेन भी करना है। मतलब कि डीमोनेटाइजेशन जब हुआ, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, बिजनेसमैन खासकर, क्योंकि जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी सारी सैलरी सरकार को पता होती है, तो उनको प्रॉपरली टैक्स देना भी पड़ता है। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, टैक्स प्रॉपरली देते नहीं है। आपने देखा होगा जब आप किसी शॉप्स में जाते हैं तो आपको हमेशा बिल नहीं दिया जाता, ना तो आप मांगते हैं ना तो आपको दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर भी इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कि उसको बिल लेना चाहिए, और शॉपकीपर्स भी हमें बिल देते नहीं हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर वो प्रॉपरली बिल देंगे तो सरकार को सारा पता चल जाएगा वो कितनी सेल कर रहे हैं, इसलिए वो हमें बिल नहीं देना चाहते हैं, यानी कि चोर बाज़ारी करते हैं। तो इसलिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। जो करेंसी मार्केट में चल रही थी उसको इसलिए हटाया गया ताकि जिन लोगों ने 500 और 1000 के नोट अपने पास जमा कर रखे हैं वो प्रॉपरली टैक्स दें, क्योंकि सरकार को भी घाटा होता है। जब प्रॉपरली कोई बिजनेसमैन टैक्स जमा नहीं करवाता है तो सरकार को क्या होता है, इसका घाटा होता है। इसलिए भी सरकार ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन लागू किया ताकि प्रॉपरली टैक्स जमा करवाए, लोग प्रॉपरली टैक्स जमा करवाए। तो क्या हेडिंग है इसकी, डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूज एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। इसको इसलिए लागू किया गया ताकि प्रॉपरली टैक्स जमा हो। नंबर 2, सेव्स टैक्स इवेजन। इवेजन मतलब बचाना, टैक्स को बचाने के लिए, मतलब वही है, ये ओवरलैपिंग है थोड़ा सा। टैक्स इवेजन यानी कि जो लोग चोर बाज़ारी करते हैं टैक्स की, ठीक है, उसको बचाना इसका पर्पज़ था। इसका मेन पर्पज़ ही ये था कि क्योंकि जो टैक्स है ना वो गवर्नमेंट की मेन इनकम है, तो कुछ लोग जो टैक्स नहीं देते हैं, ताकि टैक्स प्रॉपरली दिया जाए, इसलिए डीमोनेटाइजेशन लागू किया गया। नंबर 3, चैनलाइज सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। चैनलाइज सेविंग्स, ठीक है, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक्स वगैरह में या कहीं और बहुत ज़्यादा पैसा सेव करके रखते हैं। तो कुछ जैसे आपने सुना होगा, हाउस वाइफ्स भी थी। आप 2016 में, आप कौन सी क्लास में होंगे, आई थिंक 8th में होंगे उस टाइम आप, मे बी आपको इसका इतना पता ना हो। कुछ हाउस वाइफ्स ने भी क्या कर रखा था, 500 और 1000 के नोट अपने घर में काफ़ी जमा कर रखे थे, है ना। और कुछ लोगों ने भी ऐसा कर रखा था। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, उस सेविंग को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज करना चाहती थी, यानी कि जो लोगों के पास पैसा है उसको प्रॉपरली यूज़ में लाया जा सके, क्योंकि वो पैसा ऐसे ही बैंकों में, या कुछ आपने देखा होगा मिनिस्टर्स फॉरेन में भी अपना पैसा जमा करवाते हैं, स्विस बैंक्स जिनको बोलते हैं, फॉरेन में भी पैसा जमा करवाते हैं। तो इसलिए ऐसा किया गया कि जो सेविंग है उसको प्रॉपरली फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज किया जा सके, इसलिए भी डीमोनेटाइजेशन हमारे गवर्नमेंट ने इसको लागू किया। ठीक, नेक्स्ट है टू क्रिएट लेस कैश इकोनॉमी। लेस कैश इकोनॉमी मतलब अभी शायद आपको नहीं मालूम होगा, फिनलैंड है या मेरे को प्रॉपरली उस कंट्री का नाम मालूम नहीं है। जब ये डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ था तो न्यूज़ में आ रहा था, फिनलैंड ही आई थिंक, वहाँ पे अगर आपने 1 रुपये की चीज़ भी लेनी है, मतलब अगर आपने 1 रुपये का, तो आज खैर कुछ भी नहीं आता, मान लो अगर आपने 2 रुपीज़ की कोई टॉफ़ी भी लेनी है तो वो आप कैसे करोगे, ऑनलाइन बैंकिंग करोगे, मतलब फ़ोन के थ्रू आप उस शॉपकीपर को पैसे दोगे। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है, फिनलैंड ही आई थिंक, गूगल पे सर्च करना आप, कि जहाँ पे एक भी पैसा मतलब हम देते लेते नहीं है, सारा ऑनलाइन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, लेस कैश इकोनॉमी। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या बनाए बेटा, लेस कैश इकोनॉमी। देखो जितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। इसलिए लोग जो है ना वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम कैश में ट्रांजैक्शंस करें। जितनी ज़्यादा कैश में ट्रांजैक्शंस होंगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, इसलिए लोग करना भी नहीं चाहते हैं इसको। तो ये हमने क्या किए, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपको बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ठीक, जो ग्लोबलाइजेशन है ये आपने इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबल क्या होता है, पूरा वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन 1991 से पहले ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा लागू
नहीं किया गया था। वैसे बेटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में मेनली क्या किया गया है कि जो बिज़नेस है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब आप कहीं पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। पहले ऐसे था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में नहीं करेगी, यानी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है, दैट इज़ नॉन एज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ पहले सरकार के अंडर थी, धीरे धीरे उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन का पर्पज़ क्या है, क्यों प्राइवेटाइजेशन किया गया? प्राइवेटाइजेशन का पर्पज़ ये है क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, देखा है आपने, वो अच्छे से काम करते हैं। उसका रीज़न क्या है? ये क्योंकि वो मनचाही फ़ीस भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं और फिर आपको उसके बदले अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अब देखेंगे आप प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट के पास सिर्फ बेटा 3 सेक्टर्स हैं, ओनली 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स में से एक है आपकी आर्मी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी भी जिसको बोलते हैं, एक है आपका रेलवे, और इसमें एक आर्मी है, एक आपका रेलवे, और एक और है आपका ये आई थिंक इसमें एटॉमिक एनर्जी। ये सारी आपकी किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सबका क्या कर दिया गया है? प्राइवेटाइजेशन। मतलब प्राइवेट कंपनीज़ भी उसमें एंटर कर गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी पहले पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर थी, अभी आप देखोगे दिल्ली मुंबई जितनी भी आपकी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक रिलायंस, इन्होंने क्या किया है कि मतलब गवर्नमेंट, जैसे आप बाकी चीज़ें पैसों से लेते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स चाहिए तो वो आपको मिलेगी, यानी कि उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है। जो आपकी गैस है LPG जो आप घर में यूज़ करते हैं, दिल्ली में क्या है, आप दिल्ली में लोगों के सिलेंडर्स नहीं है, जैसे आपकी बिजली की तारें हैं ना, ऐसे LPG की उन्होंने पाइप्स लगाई हुई हैं, प्रॉपरली उनको सप्लाई होती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट ने हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वो पैसे खर्च करें और उनको अच्छे सर्विसेज मिले। देन है आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है, मतलब लिबरल का मतलब ये उदारीकरण, मतलब जितने भी बिजनेसमैन बिजनेस करते थे लाइक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन में है कि वो वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करेंगे, लेकिन लिबरलाइजेशन का मतलब है जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया ताकि बिजनेसमैन जो है प्रॉपरली बिजनेस कर सकें, दैट इज़ लिबरलाइजेशन। क्यों हटाया गया? ताकि जो पूरे बिजनेसमैन हैं उनको किसी भी तरह की कोई टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट ने उसको हटा ही दिया ताकि वो प्रॉपरली अपना बिजनेस कर सके। तो ये 3 टर्म्स अलग अलग एग्जाम में पूछी भी जाती है, लाइक एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, फिर एक्सप्लेन लिबरलाइजेशन, या फिर आपको केस स्टडी में क्वेश्चन आता है कि पूरा ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई, तो बताओ ये कौन सा कंसेप्ट है, तो आपको पहचानना होगा ये लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपका रह गया है वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मतलब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जब ये चेंज हुई, जैसे ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन जब हमने कर दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट मतलब उसके क्या रिजल्ट्स हुए, तो ये हैं उसके रिजल्ट्स, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ चेंज की तो हमारे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए? नंबर 1 ये बोल रहा है इंक्रीज़ कंपटीशन। फर्स्ट चेंज ये हुआ, इंक्रीज़ कंपटीशन का मतलब जितना भी हमारे मार्केट में बिजनेसमैन थे या कंपनीज थी उनका आपस में ही कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। इसको होने के बाद जैसे कि ये कह रहा है कि जैसे सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या कम्युनिकेशन सर्विसेज, उनका कंपटीशन आपस में बढ़ गया, मतलब कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई, पॉजिटिव हुई। नंबर 2 ये कह रहा है मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर के लिए बेटे मोर डिमांडिंग कस्टमर कह रहा है कि जो कस्टमर है अब उसके पास वाइडर चॉइस थी। वाइडर चॉइस मतलब पहले वो कुछ ही चीज़ें होती थी कि उसको ख़रीदनी पड़ेगी, अब आप खुद देखो, अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको कोई बिवरेज लेना है, कोई जूस लेना है, तो आपके पास सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। आप ये नहीं वो नहीं, मैं लीची का नहीं, ऑरेंज का, मतलब यू हैव सो मैनी ऑप्शंस। तो ये क्या है? मोर डिमांडिंग कस्टमर, यानी कि कस्टमर के पास इतनी ज़्यादा चॉइस है, वो कुछ भी ले सकता है। तो ये इसका इम्पैक्ट हुआ। पहले तो कि कुछ लिमिटेड चीज़ें ही होती थी, जैसे आपने नाम सुने होंगे कुछ फेमस नाम है कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, जैसे पहले था सिर्फ कोलगेट ही मार्केट में था, है ना। अभी आप जाओ तो इतने पेस्ट मिलेंगे कि आप सोचोगे कि मैं कौन सा पेस्ट लूँ, या फिर अगर आपने वॉशिंग मशीन लेनी है तो आप अब डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मैं कौन सी लूँ, LG की लूँ, सैमसंग की लूँ, वर्लपूल की लूँ, ठीक है। अगर आप जाओगे उस शॉप में आपको हज़ारों वो आपको ब्रांड्स बताएगा कि ये है, आप कौन सी लेना चाहते हैं, यानी कि कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस हो गई इन तीनों को लागू होने के बाद। यही क्वेश्चन भी आपका यही है कि जब ये तीनों लागू हो गए तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा।
थर्ड है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जब ये लागू हो गया तो रैपिडली होता है जल्दी जल्दी, जो कह रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट थे वो जल्दी जल्दी होने लगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपने देखा पहले टीवी थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, वो छोटा सा डब्बा सा होता था, फिर कलर टीवी आए वो थोड़े चौड़े से होते थे, फिर उसके बाद LCD आए, फिर LED आए, फिर स्मार्ट टीवी आ गए हैं आजकल, है ना। तो क्या हो रहा है बेटा, ये रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद बोल रहा है कि जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी। देन फोर्थ है नेसेसिटी फॉर चेंज, कह रहा है ये इसलिए भी लागू करना ज़रूरी था क्योंकि ये हमारे बिज़नेस की ये ज़रूरत थी, अगर इसको लागू ना करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए भी इसकी ज़रूरत थी क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स था, ठीक है, उसको हम डेवलप करना चाहते थे, उसको डेवलप करने के लिए भी इन तीनों पॉलिसीज़ को लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जैसे कि आपके मटेरियल है, मशीन्स हैं, मैन है, लेबर है, उन सबको डेवलप करने के लिए भी हमें इन तीनों को लागू करने की ज़रूरत थी। मार्केट ओरिएंटेशन, तो नेक्स्ट कह रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। मार्केट ओरिएंटेशन मतलब मार्केट जो है आपका वो ज़्यादा मार्केट की तरफ इसका ध्यान था, मतलब मार्केट ज़्यादा डेवलप हुई, लोगों के पास चॉइस आई तो उससे मार्केट भी ओरिएंटेड, मतलब मार्केट ओरिएंटेड है ये, मार्केट को डेवलप करने की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान था। हर चीज़ में डेवलपमेंट हुई, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो रिसोर्सेज है, मार्केट में डेवलपमेंट हुई। नेक्स्ट बोल रहा है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, कि जो पब्लिक सेक्टर है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, जो पब्लिक सेक्टर है उसको बजटरी सपोर्ट का थोड़ा सा लॉस भी हुआ क्योंकि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन होने लगी तो पब्लिक सेक्टर को क्या नहीं मिला, इतना बजटरी सपोर्ट नहीं मिला। ये इसका इम्पैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। समटाइम्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। इसके साथ ही आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक जो है वो 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।